हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राजस्थान एग्ज़ाम्स इन 10 मिनट्स में। और आज हम लोग जो है वो बात करने जा रहे हैं वेटलैंड की, यानी आर्द्र भूमि की बात करने जा रहे हैं आज हम। तो देखो, मेरे बारे में कुछ जानकारी। सुरेश टोलिया, 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। ये मेरा रेफरल कोड है जिसको यूज़ करके आप एनरोल कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं जो डेली लाइव क्लासेस मिलती है वीकली, और आपके पास में मेगा क्विज होती है। एक बार कोर्स स्टार्ट होगा तो कंप्लीट होगा, और अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब आप फुलिया 10 कोड यूज़ करके एनरोल करते हैं तो आपको सिर्फ मेरी क्लासेस नहीं बल्कि बाकी लोगों की क्लासेस भी मिलेगी। आप 1 ईयर और 2 ईयर के लिए एनरोल कर सकते हैं। 1 ईयर के लिए चार्जेस 7,000, 2 ईयर के लिए 8,400। बट यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं ठोलिया 10 तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और 1 ईयर के लिए आप 6,300 में, और 2 ईयर के लिए आप 7,560 में एनरोल कर सकते हैं। आर्द्र भूमि की बात करते हैं तो आर्द्र भूमि कौन सा क्षेत्र होता है? नाम से ही फीलिंग आ रही है आर्द्र भूमि मतलब जो कि आर्द्र है, मतलब थोड़ी नमी युक्त है, यानी जो नम भूमि है उसे आर्द्र भूमि के रूप में जानेंगे। एक तरीके से ये पारिस्थितिकी बहुत महत्व होता है, यानी इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, या बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस बहुत होता है इसका। ये एक तरीके से देखा जाए तो स्थल और जल के बीच में संक्रमण क्षेत्र हो जाते हैं। संक्रमण क्षेत्र यानी ये तटीय क्षेत्रों में भी मिल सकते हैं, ये आंतरिक भागों में भी मिल सकते हैं। जैसे एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई प्राकृतिक जो क्षेत्र है वो भी आर्द्र भूमि के रूप में या नम भूमि में हो सकता है, जैसे झील हो सकती है, या तटीय क्षेत्र हो सकता है, या कोई मानव निर्मित जैसे तालाब है या मानव निर्मित झील है, ये भी इसकी श्रेणी में आता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आर्द्र भूमि या वेटलैंड वही कहलाएगा जो प्राकृतिक है, मानव निर्मित भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं। ये स्थायी हो सकते हैं, ये अस्थायी रूप से भी हो सकते हैं, लेकिन जल होना चाहिए, और एक तरीके से दलदली टाइप की जल वाला क्षेत्र हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं है उस क्षेत्र में। यदि वो जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जल से भरा हुआ क्षेत्र है तो उसे मान लिया जाता है। जैसे झील का किनारा हो गया, नदी के किनारे वाला क्षेत्र हो गया, तटीय क्षेत्र हो गया, ये काफी नम भूमि के उदाहरण है। ये मानव निर्मित भी हो सकते हैं और ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं। इन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता अधिक होती है और विभिन्न प्रजातियों का विकास होता है। जैसे राजस्थान में केवला देव में कई प्रवासी पक्षी आते हैं, तो ये प्रवासी पक्षी वगैरह के लिए हिसाब से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। काफी सारे जीव जंतु यहाँ पर आते हैं। जैव विविधता अधिक होती है, इसकी बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है बहुत ज्यादा। यहाँ पर इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है कि हम इतनी चिंता कर रहे हैं? पोषक तत्व बहुत ज्यादा मिलेंगे, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जिससे इसकी उत्पादकता बहुत ज्यादा हो जाएगी। पारिस्थितिकी तंत्र और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य बफर जोन का निर्माण करता है। एक तरीके से संक्रमण क्षेत्र होता है स्थल और जलीय क्षेत्र के बीच में, जिससे बाढ़ तथा मृदा अपरदन की तीव्रता को कम करेगा। ये क्षेत्र पक्षियों की प्रजातियां, जैसे मैंने कहा कि केवलादेव में बहुत सारे पक्षी आते हैं, विशेष रूप से यह अनुकूल होता है, और प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आर्द्र भूमि जो क्षेत्र होते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन है? तो बहुत लालच के अंदर, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो ये पानी की इसमें बहुलता है, और आसपास जो समुदाय रहता है उसमें कुछ लोगों को लगता है कि यदि इसे कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया जाए तो हमें कुछ उत्पादन मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे हम उद्योगों से निकलने वाला कचरा है, शहरी क्षेत्र से निकलने वाला प्रदूषक है, ये काफी घातक होता है। इसी तरीके से सुपोषण की भी समस्या काफी होती है। तो कई लेक्चर में मैंने समझाया कि सुपोषण का मतलब हो गया कि जो कृषि भूमि में हम नाइट्रोजन, फास्फेट, फॉस्फोरस वगैरह का प्रयोग करते हैं, फॉस्फेट वगैरह का, तो वो एक तरीके से बह करके चला जाता है इस आर्द्र भूमि क्षेत्र में, और वहां पर फिर जो शैवाल वगैरह होता है उनका विकास करता है बहुत तेजी से, जिसके कारण से पूरे जो भूमि है वो एक तरीके से दलदल में रूपांतरित हो जाती है, और धीरे धीरे वो आर्द्र भूमि समाप्त हो जाती है। उसे सुपोषण की प्रॉब्लम बोलती है, यानी पोषण ज्यादा मिल गया उनको, नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो गई। इन क्षेत्रों में मिलने वाले संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने के कारण से, लगता है ना मुर्गी को एक ही दिन में काटा जाए, जलवायु परिवर्तन के कारण भी प्रभावित होते हैं। ये सारे कारण हैं। इसके संबंध में रामसर कन्वेंशन बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले विचार किया गया कि किस तरीके से नम भूमियों को, आर्द्र भूमियों को बचाया जाए। तो 1971 के अंदर 2 फरवरी 1971 को ईरान के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। यहाँ जो मीटिंग होती है उसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोला जाता है, क्योंकि ये 2 फरवरी को हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस या नम भूमि दिवस के रूप में इसे माना जाता है। अभी इसमें 170 से ज्यादा देश सम्मिलित हैं, और इसमें कई प्रकार के प्रयास जो है उसको संरक्षित करने के लिए करते हैं। रामसर में कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के भारत में पहले 27 स्थान थे, लेकिन उसके बाद बढ़ा करके 10 और स्थान जोड़ दिए गए।
अब भारत में लगभग 37 जो है आर्द्र भूमियां हैं, काफी सारी उत्तर प्रदेश, पंजाब इन क्षेत्रों में इंक्लूड की गई थी, यानी 10 वेटलैंड और जोड़ा गया था। पहले 26 था, फिर सुंदरवन को जोड़ा गया, 1 फरवरी 2020 को शामिल किया गया, और उसके बाद में 10 और भूमियों को शामिल करके और लगभग 37 अब इसके अंदर शामिल हो गए, लगभग 37 इसके अंदर शामिल है। तो कई जैसे आपके पास में जम्मू कश्मीर में गुलर झील वगैरह है, तो इनको ध्यान देना है कि कौन कौन से कहां कहां पर है। मुख्य तौर से आपको राजस्थान के ध्यान रखना है, जैसे केवला देवी नेशनल पार्क है, ये राजस्थान के अंदर है। इसके अलावा जैसे आपके पास में एक और है आपके पास में जो सांबर वाला है, यहाँ पर दिखाई देगा आपको कहीं पर, राजस्थान का जैसे सांबर लेक वाला रीजन, ये आरएस में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इस तरह के जो होते हैं आर्द्र भूमियां, उनको संरक्षण का प्रयास किया जाता है, और राजस्थान के अंदर ये 2 है। काफी पहले जो है अपना केवला देवी है, काफी पहले शामिल हुआ, बाद में चल करके सांबर लेक शामिल हुआ। राजस्थान में 2 है, टोटल 37 है। एक बार ध्यान रख लेना है कि कौन कौन से मोटे तौर पर लिस्ट दी हुई है। इसी तरीके से मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड भी होता है। सर ये रिकॉर्ड क्या होता है? ये इस तरीके से बनाया गया है कि इस संधि के तहत, रामसर संधि के तहत एक सूची तैयार की जाती है, जिसके अंतर्गत कोई यदि अंतरराष्ट्रीय महत्व की कोई आर्द्र भूमि है, तो लेकिन उसको मानव की गतिविधियों के कारण, यानी मानवीय गतिविधियों के कारण से वो परिवर्तित हो रही है और उसको काफी क्षति हो रही है या उसको काफी नुकसान हो रहा है, तो उसे बचाने के लिए उसे एक अलग लिस्ट में डाला जाता है। उस लिस्ट का नाम मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है। इसके अंदर अलग अलग देशों को शामिल किया जाता है और उनके क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। भारत के भी 2 को शामिल किया गया था, जिसमें केवलादेव आर्द्र भूमि क्षेत्र राजस्थान का था, और लोकटक झील जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मणिपुर के अंदर है, या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। इन दोनों को काफी ज्यादा खतरा हुआ था। जैसे मणिपुर वाली है तो यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण से इसे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया। उसके बाद इसमें पानी की व्यवस्था कर दी गई और उसको फिर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से निकाल लिया गया। तो ऐसा नहीं कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से वापस नहीं निकलती है, निकल जाएगी, लेकिन इसके लिए फिर आपको इसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जो देश शामिल होते हैं उन्हीं की परमिशन की रिक्वायर्ड होती है यहाँ से बाहर निकालने के बाद। जैसे ही एक बार वो क्षेत्र संरक्षित हो जाता है और लगता है कि उसको खतरा नहीं है और उसके लिए प्रयास कर लिए गए, तो फिर उसको उस रिकॉर्ड से बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है ना। संरक्षण है तो नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम 1985 में भारत सरकार ने शुरू करा था। इसमें कई क्षेत्रों की पहचान की गई, लेकिन भारत में सिर्फ 37 है वो आर्द्र भूमियां हैं। इसमें ये रामसर वगैरह स्थल है, इनका उद्देश्य यही रहता है कि जैसे कोई इंटरनेशनल बाउंड्री पर यदि कोई पड़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कोई पड़ रहा है, तो उसको भी संरक्षित करने का प्रयास किया जाए। इंटरनेशनल बाउंड्री पर भी कोई है तो इस तरीके, क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्री पर कौन उसका संरक्षण करेगा? जैसे कोई चीन और भारत के बीच में आ गया या किसी अन्य देश के साथ आ गया, तो उसे किस तरीके से बचाया जा सकता है, इस तरह के प्रयास करना और कानून वगैरह निर्माण करना, ताकि क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी वहीं की सरकार की होती है, कोई वहां से नहीं आता है। लेकिन नियम कानून कायदे बनाने और ज्यादातर नियम वगैरह वहां की सरकारों के, स्थानीय सरकारों के ही होते हैं। तो इस तरीके से टोटल 37 है। तो आई होप की चीजें आपको समझ में आई होगी। तो 1 ईयर के लिए एनरोलमेंट जो चार्जेस हैं ये 7000 है। 2 ईयर के लिए यदि चार्जेस देखा जाए तो 8400 है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे TOLIA10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप 1 ईयर के लिए 6300 और 2 ईयर के लिए 7560 में एनरोल कर पाएंगे। यदि किसी तरह की दिक्कत हो तो आप मेरे को 8744035689 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। TOLIA10 कोड यूज करना है पर्सनल गाइडेंस वगैरह के लिए 10% डिस्काउंट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। शेयर करिएगा अपने दोस्तों का। थैंक यू वेरी मच।